बल्कि पूरे हरियाणा के टैक्स बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष श्री रामनारायण यादव जी, गुरुग्राम शाखा के अध्यक्ष श्री राजकुमार कथोरिया जी, करनाल के अध्यक्ष जो दूसरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्री संजय मदान जी, सभी अन्य पदाधिकारीगण, हाईकोर्ट से उपस्थित एडवोकेट श्री संदीप गोयल जी, उपस्थित अन्य महानुभाव भाइयों बहनों, वैसे तो देखा जाए सारा विषय जिनको प्रश्न उठाने थे उन्होंने भी उठाए, जिन्होंने उत्तर देना था वो भी दे दिया, लेकिन चूंकि मुझे भी एक भूमिका निभाने के लिए यहाँ बुलाया गया है, इसलिए आपके बीच में इस समापन वक्तव्य के लिए मुझे खड़ा होना है। मैं खड़ा हुआ हूं। बहुत सी चर्चाएं आज सब हुई हैं और इसमें जो कर संग्रहण, जिसके अंदर डिपार्टमेंट अपना काम करता है, लेकिन करदाता और विभाग के बीच में जो एक ब्रिज का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं, वो आप सब लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि आपके माध्यम से जो विषय आएंगे वो करदाता की कठिनाइयां वो भी सामने आएंगी और जो डिपार्टमेंट के विषय हैं वो भी आपके माध्यम से करदाता तक पहुंचेगा। तो एक बहुत एक सार्थक ये पहल है। और मैं तो बैठे बैठे विचार कर रहा था कि भले ही कर संग्रहण आपके द्वारा एक सेतु के रूप में हमारा जीएसटी के माध्यम से हमारा एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये करता है, लेकिन उसकी एक बड़ी जिम्मेवारी उस टैक्स का बाद में उपयोग वित्त मंत्री के नाते मुझे भी एक सुविधा हो जाती है कि कैसे कैसे उसको खर्च करना है। तो इस नाते से वो भी एक उत्साह मन में ये था कि हम जितना ज्यादा कर संग्रहण कर सकें उतना ज्यादा प्रदेश का बजट बनाने में भी हमको सुविधा होगी और हम जन सेवा के नाते से उसका उपयोग भी ठीक से कर सकेंगे। पिछले 3 वर्षों से लगातार बजट प्रस्तुत करने का भी मुझे जो अवसर मिला है, इस बार ये 4थे वर्ष का बजट मार्च के अंदर फिर प्रस्तुत हम लोग करेंगे और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से जो हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जितने भी सिस्टम है उसको ज्यादा रिसीट्स के माध्यम से हम अपना संग्रह करें और फिर ज्यादा उस पर खर्च करें, उसका भी एक विषय ध्यान में आता है। अब जहां तक कर संग्रहण का विषय है तो स्वाभाविक है टैक्स पेयर के मन की बातें वो हमको समझनी होंगी, क्योंकि कुछ तो टेक्निकल चीजें हैं, उसकी जो कठिनाइयां होती हैं उन टेक्निकल चीजों को हम कैसे सॉल्व करें, डिपार्टमेंट सब करता है। कुछ उसके मन के अंदर उत्साह पैदा करने की बात भी आती है, वो जरूर आप लोगों के माध्यम से करदाता के मन में एक बात बैठानी पड़ेगी। कुछ वातावरण सरकार के द्वारा बनाया जाता है, उसके मन में भी स्वाभाविक उत्साह जाग सकता है। मैं आज की तो नहीं, लेकिन लगभग 12-15 वर्ष पहले, एकदम ठीक से सन याद नहीं, लेकिन किसी एक व्यापारी से मेरी मंत्रणा हुई इस विषय में। विशेष प्रसंग क्या था कि व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी था, पैसा अच्छा था, संपन्न, धनाढ्य और बहुत सेवा के काम करता था। स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, कई धर्मशालाएं बनाना, जो भी सेवा के काम होते हैं, सेवा कार्य में पैसा दान खूब करता था। साथ में एक शिकायत भी उससे सरकार की ओर से थी कि आदमी पूरा टैक्स नहीं देता है, कहीं ना कहीं घुंडी मार के टैक्स बचाता है। मन में प्रश्न हुआ कि इतना पैसा ये खर्च करता सेवा के काम में, लेकिन टैक्स क्यों बचाता है? आखिर टैक्स भी तो इसी काम आना है। टैक्स के कारण से हम स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, सेवा के काम करेंगे, सुरक्षा के नाते से व्यवस्था होगी, जितना भी समाज के काम होते हैं सब करते ही हैं। ये भी समाज के काम करता है, टैक्स के माध्यम से समाज काम करना है, टैक्स बचाना है और इधर काम में पैसा लगाना है, जितना मांग लो उतना वो देता भी था। पूछ लिया, उन्होंने बैठाया, कहने लगे देखिए मन की एक दुविधा है और वो दुविधा है तो इसके कारण से मुझे कभी कभी ये फार्मूले निकालने पड़ते हैं जिसमें ये सीए लोग या टैक्स लायर जो होते हैं हमारी मदद भी करते हैं। मैं टैक्स बचाता हूं। उसमें क्यों करते हैं? इसलिए करता हूं कि जब सरकार के माध्यम से जो पैसा जाता है ना, हमें ये भरोसा नहीं कि वो सारा ठीक खर्च होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम अपने हाथ से जो करते हैं हमको पता है ठीक खर्च हो रहा है। मेरा जो विश्वास है सरकार के प्रति अगर पूरा बन जाए तो जितना मैं बाहर खर्च करता हूं मुझे अपना माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सारे का सारा टैक्स दे दूंगा। अभी बहुत बड़ी यानी जिसको कहना चाहिए कि अलर्ट करने वाली एक बात
ये आज भी मुझे ध्यान में आती है कि क्या हम टैक्स पेयर का पैसा वो ठीक से खर्च करते हैं या उसमें कहीं ना कहीं पिलपरेज होती है, कहीं करप्शन में चला जाता है, कहीं टैक्स पेयर का विश्वास, ये बहुत बड़ी बात है जो हमको जीतना होता है। और टैक्स पेयर के विश्वास को जीतने में आप सबसे ज्यादा कारगर एक इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। ये एक निवेदन आपसे इस मामले में करना है, क्योंकि आपके संबंध आते हैं। वो आपको आके कहेगा कि देखो कोई रास्ता निकालो ना, टैक्स कैसे कम देना पड़े। और हम ये ठीक है, थोड़ा इनकम टैक्स वालों का रोल ज्यादा होता है, बार एसोसिएशन टैक्स वालों का रोल उतना नहीं होता, फिर भी फार्मूले सब जानते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अच्छा भाई करें। ठीक है, उसका थोड़ा सा पैसा हम बचा देते होंगे, लेकिन नुकसान किसका हुआ? स्टेट का, जनता का, पब्लिक का। एक व्यक्ति की जेब में ज्यादा लाभ हो और जनता का नुकसान हो, इसकी बजाय हमको थोड़ा सा बदल करना पड़ेगा। और वो बदल ये है कि हाँ, उसको ये भी ना लगे कि हम कोई सरकार की ओर से भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि समझाना पड़ेगा भी टैक्स देने से फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि अगर आपको ध्यान में होगा, जब जीएसटी लागू हुआ कितनी शंकाएं थी। जीएसटी का विरोध शुरू में हुआ ना। आज कोई व्यापारी जीएसटी की प्रथा का विरोध नहीं कर रहा। ये तो है कि उसको अज्ञानता के कारण से जीएसटी के सिस्टम में फिट होने में हम उसको कुछ रास्ता जितना बन जाना चाहिए नहीं बना पा रहे, या कहीं दुविधाएं हैं, या कहीं सिस्टम की आज भी, क्योंकि सिस्टम लगातार बदल रहा है। हर बार जीएसटी काउंसिल में बैठ करके नई नई चीजें, कुछ अमेंडमेंट होते हैं। सैकड़ों अमेंडमेंट हो चुके होंगे जीएसटी काउंसिल में। कितने? 250, 1500। अब 1500 अमेंडमेंट हुए हैं। इसका मतलब लगातार खुले मन से जीएसटी काउंसिल में विचार किया जाता है और वो नीचे से सुझाव आते हैं, उसी हिसाब से करते हैं। उसकी करदाता की सुविधा, या जो हम जैसे लोग हैं जो सारे सिस्टम में फैसिलिटेट करते हैं, हमारे सिस्टम को भी ठीक से चालू हो जाए। तो इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि हम जो है अपनी भूमिका, केवल व्यक्तिगत मेरा व्यवसाय है भूमिका न माने, बल्कि सरकार जितना काम करती है, जो सरकार का दायित्व है, उसमें हम आपको सरकारी खजाने का पार्टनर मानते हैं। यू आर अवर पार्टनर्स। आखिर हम भी तो चुनाव जीत के आए, दायित्व मिल गया, मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, कोई दूसरे मंत्री बन गए, कोई विधायक बन गए, सांसद हो गए, केंद्र सरकार में चले गए। आप और हमारी भूमिका कोई ऐसा तो नहीं है कि हम केवल अपने व्यक्तिगत काम के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। तो सामाजिक भूमिका ये हमारी सबकी बने और एक ईमानदारी से करदाता इस सिस्टम में आगे आए। जहां तक जीएसटी का विषय है, सारी बातें हुई हैं। फिर भी हरियाणा के अंदर जो जीएसटी का कलेक्शन है, वो अगर तुलनात्मक देखा जाए तो देश में हमारी आबादी कितनी है? मात्र 2%। क्षेत्रफल कितना हमारा? 1.6%। लेकिन देश भर का जितना कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन में हम प्राप्त करते हैं 6%। तो हमारे योगदान, जो जीएसटी हम यहां से संग्रह करते हैं, उसमें केंद्र का भी हिस्सा रहता है, हमारा भी रहता है, व्यापारी का भी उसमें एक फैसिलिटेशन उसके अंदर जो करते हैं हम प्रदेश सरकार की ओर से, उसका व्यापार बढ़ता है। व्यापार बढ़ता है तो उस नाते से टैक्स भी बढ़ता है। कभी कभी व्यापारी की ओर से एक बात ये भी आती है कि अमुक चीज है जिसका टैक्स ज्यादा है, कम होना चाहिए। मैं जिस ढंग से व्यापारी से बात करता हूं वो आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको भी हो सकता वो मेथड लेना पड़े। व्यापारी को यह समझाना चाहिए कि टैक्स कोई भी व्यापारी अपनी जेब से नहीं देता है। टैक्स तो कहां से लेता है? कंज्यूमर से। अब कंज्यूमर के ऊपर वजन पड़ता है। ये सरकार का काम है सोचने का, या हमारा डिपार्टमेंट है वो सोचता है, या हमारी जीएसटी काउंसिल सोचती है कि कौन से कंज्यूमर पर, किस वर्ग पर कितना वजन डालना है। क्योंकि आखिर ये थोड़ा थोड़ा टैक्स जो लेना है, मधुमक्खी की तरह जैसे फूल में से रस चूस लेती है मधुमक्खी और शहद बन जाता है, शहद का कितना उपयोग होता है। अब ये टैक्स तो समाज में से लेकर के बहुत बड़ा विषय है। पैसा इकट्ठा होता है,
केंद्र का कितने लाख करोड़ रुपए का बजट है, तो बजट नहीं ऐसे ही इकट्ठा करके फिर खर्च करते हैं। तो समझाना पड़ेगा व्यापारी टैक्स कम हो या ज्यादा हो उसके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले जब जीएसटी नहीं था, जब तक ये वैट था या सेल्स टैक्स था, अलग अलग प्रदेशों के रेट अलग अलग थे। उस समय पड़ोस के प्रदेश में अगर कोई टैक्स कम है, हमारे यहां ज्यादा है, तो बिजनेस सारा वहां चला जाएगा। अब वो स्थिति नहीं है। अब एक देश, एक बाजार, एक टैक्स। मोदी जी ने जब से व्यवस्था खड़ी की है तो इसलिए वो दुविधा खत्म हो गई कि जीएसटी कितना हो। उस जीएसटी के कारण से अगर कोई अंतर पड़ सकता है तो केवल बाहर से, विदेश से कुछ चीज इंपोर्ट होनी शुरू हो गई और हमारे बिजनेस में अंतर आ गया, या हमारा एक्सपोर्ट घट गया इस टैक्स के कारण से, तभी सोचती है जीएसटी काउंसिल कि हमारा बिजनेस, हमको अगर विदेश के नाते से एक्सपोर्ट ज्यादा करना है तो टैक्स कम कर दो, इंपोर्ट कम करना है तो टैक्स बढ़ा दो। तो केवल उतना ही विषय उनके सामने है। हमारे व्यापारी को इस प्रकार की सोच न रखें। ये विषय भी किसी न किसी अपनी अपनी भाषा में आप लोगों को कभी विषय आ जाए कि इस चीज का टैक्स ज्यादा जी कम करा दो, इसको कभी भी सोच को बदलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक सारे सिस्टम में एक बड़ा विषय टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी का ये शुरू में सारा कलेक्शन हुआ, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद कई प्रकार के सुविधाएं भी हुई, कई प्रकार की गड़बड़ें भी शुरू हुई। क्योंकि ये जो पोर्टल बने थे सारे स्टेट वाइज पहले बने थे, और स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ जो उसका जो चाहिए उसका कोऑर्डिनेशन, लिंक, इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन पहले नहीं था। यानी उसमें से हम ट्रैक नहीं कर सकते थे कि कौन सी चीज कहां से चली और किस दुकान से चली, उसने टैक्स पे किया कि नहीं किया। अपने स्टेट में तो सब हो जाता था। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी के साथ एक बार बैठे थे तो उन्होंने कहा कि इस जीएसटी के सिस्टम को हमको ठीक करना है, आप अपने डिपार्टमेंट में बात करो, व्यापारियों से भी करो, लॉयर्स से भी करो कि क्या क्या फॉल्ट इसमें कमियां हैं, ताकि इसको ठीक करके हम अपने ज्यादा से ज्यादा टैक्स को, जीएसटी को बढ़ा सकें। उस समय टैक्स देश भर में सारा 70,000 के लगभग इकट्ठा होता था महीने का, है ना। अब 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच गया। हाँ, एक बार तो 1,66,000 करोड़ रुपया पहुंच गया बीच में किसी एक महीने में, तो 1.5 लाख से भी ऊपर पहुंचे हैं। अभी भी बहुत स्कोप है। इस स्कोप को बढ़ाने के लिए हमको नए रजिस्ट्रेशन ये भी खोलने पड़ेंगे। खोलने क्या, उसमें खुला तो है ही है, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अब जो तो एक लिमिट से ऊपर के लोग हैं, कंपलसरी है उनको रजिस्ट्रेशन, उसके बिना तो व्यापार ही नहीं कर सकते। लेकिन जो एक लिमिट से नीचे के नए रजिस्ट्रेशन है, जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जिनको हम कह सकते हैं, शायद वो गुड्स परचेज में तो 40 लाख रुपया और सर्विसेज में 20 लाख फंसे है ना। अब तो इसके जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस को भी हमको बढ़ाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टैक्स रजिस्ट्रेशन के दायरे में आ सके। और एक चीज जो बीच में पहले मैं बोल रहा था कि इसका जीएसटी का विरोध था, आज मुझे अब ध्यान में है कि जितने नई उम्र के नौजवान जो व्यापार कर रहे हैं वो कहते हैं बहुत बढ़िया हो गया, हमारे जो पूर्वजों का जो आदत थी, 2-2 खाते रखते थे, एक दिखाने वाला और एक घर में रखने वाला, उसे जान छूट गई। और जो बंडल के बंडल नोटों पे रखने पड़ते थे, कैसे दिखाएं, इसमें किताब में तो है नहीं, वो संभाल के रखते थे, उससे भी जान छूट गई। अब ऑनलाइन सिस्टम है सारा, पैसा लेना भी नहीं पड़ता, आए बैंक से दिया, बैंक से लिया, जीएसटी किया, अपना आरटीजीएस किया, छुट्टी। तो ये बहुत बड़ी सुविधा नए व्यापार में लोगों को दिखी है, मिली है। कितना ही बड़ा व्यापार हो गया है, अब किसी को, बाहर वाले को बहुत पता नहीं लगता है। शाम को तो जो उस समय होता था, पैसे भी गाड़ी में लेके जाते थे तो ध्यान रखते थे, 2-4 सिक्योरिटी वालों को साथ लेके जाना पड़ता था। अब अकेला स्कूटर पर चला जाए, स्कूटर पर आ जाए, करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, पता ही नहीं लगता उसे। तो इसलिए इसके जो लाभ है नई पीढ़ी को समझ में आ रहे हैं। तो जीएसटी स्वीकार्य हो गया है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन बढ़े, इस रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने में हम लोग अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं अभी बैठे बैठे हमारे अनुराग रस्तोगी जी से बात कर रहा था, मैंने कहा इसको बढ़ाने में हमारे इन बंधु का उपयोग क्या हो सकता है, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो हम ही कराते हैं, और क्योंकि वॉलंटरी वाले सब आते नहीं है, वॉलंटरी वालों को प्रेरित करना पड़ता है। तो क्या एक स्कीम हम इस हाउस के लिए, जो हमारे लॉयर्स हैं, इनके लिए एक स्कीम बनाई जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाले उनका आप रजिस्ट्रेशन कराओ,
स्कीम कि 1 जनवरी के बाद, क्योंकि किसी एक डेट से फिक्स करना पड़ेगा, 1 जनवरी के बाद नया रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इन बंधुओं में से उसका पोर्टल आप बना लें। जो ज्यादा कराएगा साल भर के बाद ऊपर के 3 जो एडवोकेट हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। अब कितने बना पाएंगे इसका कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास, लेकिन अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो आधे से ज्यादा ये जो वॉलंटरी वाले हैं उन्हीं का है। कुल 5,10,000 की व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन इस समय तक जो मेरी जानकारी में है, और उसमें 3,10,000 ये 40 लाख और 20 लाख से छोटे वॉलंटरी वाले ये हैं। सिर्फ 2 लाख व्यापारी ऐसे हैं जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। अब वो तो उनका जो व्यापार बढ़ेगा ऑटोमेटिकली वो बदल जाएंगे, लेकिन उससे पहले वॉलंटरी में हम ज्यादा बढ़ाएं और ये संख्या अगले साल अगर मोटा टारगेट लेके चले तो प्रदेश में 1 लाख रजिस्ट्रेशन और हो जाए, इस नाते से आप लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। हो सकता है, क्योंकि इसमें लिमिट तो नीचे है नहीं। सामान्य गली का भी दुकानदार चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है अपना। हाँ, वो तो आपको अपने उस पोर्टल में डालना होगा कि इस एडवोकेट ने उसको रजिस्ट्रेशन किया है। आप छोटा मोटा आपको फीस रखनी है रख लो, नहीं तो इसको सेवा के नाते करो। नया रजिस्ट्रेशन सेवा के नाते। वकील की भूमिका, पैसा उनसे कमाएंगे जो बड़े व्यापारी है। जो बेचारा छोटा व्यापारी है, अभी 1 लाख रुपए इस महीने की उसकी बिक्री है, मानो महीने साल में 10-12 लाख ही है। अब वो आपको क्या ज्यादा देगा, वो आएगा ही नहीं। आप उसको कहो कि भाई आ जा, तेरी रजिस्ट्रेशन वो खत्म। क्या करें? एक जना पेनल्टी नहीं होनी चाहिए ना सर, ये इसकी काउंसिल का विषय। लेकिन हम उनको लिख तो सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि जो छोटा व्यापारी है अब लिमिट कितनी रखनी है वो देख लेंगे। वो 30 लाख करना है या 20 करना है या 10 करना है, क्योंकि हो सकता है 10 से नीचे वाले भी करने वाले अगले साल 10 की बजाय 15-20 अपने आप हो जाए। एक बात ध्यान रखो, छोटा व्यापारी भी जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना तो उसके काम को भी बढ़ने में उसको अवसर मिलता है, क्योंकि रजिस्टर्ड है। और रजिस्टर्ड व्यापारी से कोई भी खरीदने वाला बड़ा व्यापारी भी उसी से खरीदेगा। आज बड़ा व्यापारी खरीद करता है तो अनरजिस्टर्ड से नहीं खरीद सकता वो, लेकिन रजिस्टर्ड है और छोटा व्यापारी है, उसको माल पसंद आया उससे भी खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है ना? तो उसकी बिक्री बढ़ेगी। जो 5 लाख वाला हो सकता है रजिस्ट्रेशन के बाद वही 20 लाख वाला हो जाए। इनमें एक मिनट सर, इसके साथ छोटे व्यापारी के लिए अगर साल में 1 रिटर्न का प्रोविजन हो जिसमें कि ना तो पेनल्टी पड़े और रिटर्न भरने भी आसान हो, तो हम उसको ज्यादा प्रोत्साहित कर पाएंगे और आपके पास टैक्स भी ज्यादा। आप क्या कह रहे हैं? केंद्र के ट्रेनिंग दी जाएगी किनको? डिजिटल सेवा केंद्र हर गली मोहल्ले में है। डिजिटल सेवा केंद्र से ट्रेनिंग वगैरह ट्रेनिंग किसको? व्यापारी को? नहीं सर, उसको। किसको? जो डिजिटल सेवा केंद्र वाला है ना उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? फिर आपको वो आपके खाते में नहीं आएगा। सर फिर हमारे लिए इंसेंटिव स्कीम ले आ दीजिए। आपके लिए बता तो रहा हूं, अभी सेवा का काम मान करके करना शुरू करो। और कौन कितनी सेवा करता है, अभी तो पहले 3 को अवार्ड देंगे, हो सकता है इसको और बढ़ा दे बाद। सर मैं तो समाज सेवी, मैं तो कर दूंगा, मगर सारे नहीं सारे, मेरा विषय ये सबके लिए है। सेवा परमो धर्म, हर चीज में से हम पैसा कमाएंगे, ये मानस में नहीं आना चाहिए। ये देश मेरा है, ये देश की जनता मेरी है, यहाँ का व्यापारी मेरा। माँ की सेवा करते समय कोई पैसे मांगता है क्या? कोई पैसे मांगता है क्या? बड़े व्यापारियों से ले लो, कितना ही ले लो, कोई रेट फिक्स नहीं है कितना लोगे आप, कोई रेट फिक्स नहीं है डिपार्टमेंट की ओर से, ठीक है? और वो आप लेते भी होंगे। अभी अलग बात है कि कोई उसमें चेक से लेता होगा, कोई बिना चेक भी लेता होगा। वो तो देख ही रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं 20 लाख से ऊपर कौन नीचे कौन।
इसमें हमको कॉम्प्रिहेंसिव एक व्यू लेना पड़ेगा। आज भी बहुत से ऐसी अपील्स हैं, वो अपील्स यानी जिसको कहते हैं ना, वो एक्स पार्टी हो जाती है। क्यों जाती है? कई बार उस अपेलेंट के साथ कोई वकील नहीं आता, वो प्ली नहीं कर सकता, अपना दावा नहीं रख सकता, उसको पता ही नहीं है, समझ नहीं है। तो मेरा कहना है कि जितनी क्यों अपील्स में ऐसा होता है, असेसमेंट में भी होता है। तो हम उनकी सारी असेसमेंट और जो भी अपील्स हैं उनमें हर आदमी जुड़े और थोड़ा अपना स्टाफ बढ़ा करके थोड़ी सी ट्रेनिंग दे करके उसको भी साथ लगा दिया तो काम कर सकता है। हर जगह हमको ही खुद को प्रेजेंट होना ऐसा नहीं है। इसलिए हम जितना ज्यादा दायरा बढ़ा लेंगे और उनके जो छोटा व्यापारी है उसको कैसे हम सुविधा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए अपने साइज को बड़ा करो। उसके अंदर हमको भी लाभ होगा, व्यापारी को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा, प्रदेश को भी लाभ होगा, सारा नेटवर्क के अंदर आ जाए। देखिए टेक्नोलॉजी का कितना लाभ है, मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं। अभी हमने हरियाणा में एक नया प्रयोग शुरू किया, परिवार पहचान पत्र। मालूम है ना सबको? अब इस परिवार पहचान पत्र में हालांकि इससे पहले आधार का सिस्टम बना हुआ है, लेकिन इतना फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है और उसमें भी क्या इंडिविजुअल की एक पहचान आती है, फैमिली की नहीं आती है। हमने फैमिली का एक साथ फैमिली आईडी के नाते इस परिवार पहचान पत्र बनाया। 71 लाख परिवारों में से लगभग 69.5, 3% की भी कमी है, 69.5 लाख परिवारों को हम रजिस्टर कर चुके हैं। 69.5 लाख परिवार। अब हर परिवार का हमको पता है। तो एक बार ये देख लें, सरल केंद्र में भी रजिस्ट्रेशन नहीं, फिर इनका नाम आएगा ही नहीं उसमें। हाँ, क्योंकि आखिर इनके नाम से दर्ज हो ना, सरल केंद्र पर भी जाए तो कोई इनकी सहायता भी उसमें होनी चाहिए, तभी तो इनका नाम दर्ज होगा। सर ये तो एडवोकेट की तरफ से डिमांड है कि भाई हमारा नाम तो इसमें होना ही चाहिए, जो शुरू से ही नहीं दिया गया है। तो वही कह रहा हूं, आखिर रजिस्ट्रेशन सरल केंद्र के अलावा जो ये कहीं कराएंगे तो है ना पोर्टल, तो फिर क्यों सरल केंद्र को ले जाओ भाई? फिर वो वकालतनामे में उनको 10 कठाइयां वहां जाने के बाद आएंगी, इनमें से कोई सरल केंद्र पर जाएगा नहीं। इसलिए कोई इतना लोड थोड़ा ही होता है, उसके पोर्टल के ऊपर के अपलोड नहीं हो सकता। घर बैठे कर सकते तो इनके माध्यम से कराएंगे, जहां से करें वहीं से करें। सरल केंद्र में देना दो, लेकिन उसके लिए नहीं दो, ये जहां से कहें वहां से कराएं, ताकि तब जाके प्रोत्साहन होगा उनको। तो इसलिए व्यवस्था कोई भी हो, लेकिन आपके माध्यम से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो, इसको जरूर हम ध्यान रखें। मैं परिवार पहचान पत्र की बात बता रहा था। कोई सुविधा नहीं है, तो उस छोटे व्यापारी को कंप्यूटर के लिए दूसरों पर जाना पड़ता है। तो जितनी लीगल फॉर्मेलिटी आप कम कर देंगे छोटे व्यापारी के लिए, उतना ही रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक ज्यादा होता है। जीतराम जी का सुझाव है, ध्यान करें कि अगर उसके पास कंप्यूटर नहीं है तो फिर उसको आसानी से उसकी जो रिटर्न भरनी है या जो अगर 5-10 लाख ऐसी लिमिट रख के उसको साल में एक बार करा दो, जरा दो सुझाव है? कोई एक रिटर्न भरता है 1.5 करोड़ वाला। चलिए और कोई सुविधा हो सकती है, छोटे व्यापारी को जितना कम से कम उसको इन फॉर्मेलिटीज में पढ़ना पड़ेगा उतना वो आगे आएगा। और देखिए छोटा हमेशा छोटा नहीं रहेगा, छोटे को बड़ा बनाने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। और एक बार बड़ा बन जाए तो हल्की भाषा बोल रहा हूं, जाल तो फैलाओ एक बार। करते हैं। तो कुल मिला के मैं परिवार पहचान पत्र की बात बता रहा था। हमने उसमें सब सेल्फ डिक्लेयर डाटा, इसके बाद उनको सबको साइन कराया उस डाटा के ऊपर जो हेड ऑफ द फैमिली, बाद में उसका वेरिफिकेशन कराई और उसमें इनकम भी वेरीफाई करा रहे हैं। हालांकि ये काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है कि किसी के बारे में इनकम बहुत ज्यादा वो छानबीन करे, लेकिन फिर भी हमने चूंकि उनको सुविधाएं देनी है, स्कीम्स का फायदा देना है,
तो हमने वो लिमिट तय करने के लिए कि कितने परिवार किस किस इनकम लेवल के हैं, और उसके अंदर ऐसे 7.5 लाख परिवार हैं जिनका फैमिली इनकम पर ईयर 1 लाख रुपए से भी कम है, सिर्फ 8,000 8,500 रुपए महीना। किसी का 50,000 रुपया साल का है, किसी का 70,000 रुपया साल का है, किसी का 80,000 रुपया साल का है। अब हो सकता है 10-5% उसके अंदर डाटा ऊपर नीचे भी हो, क्योंकि सेल्फ डिक्लेयर्ड है, साइंड है, वेरीफाइड है, वेरिफिकेशन करने वाले भी लोग यही कहें। लेकिन हमने योजना बनाई कि इन परिवारों में एक व्यक्ति को हम रोजगार कम से कम 15-20 हजार रुपया महीने का ये दिला करके इसको 2 लाख की लिमिट से ऊपर कर सकते हैं कि नहीं। ऑटोमेटिकली 1,80,000 तक के लोगों को हमने बीपीएल श्रेणी कर दिया। बीपीएल श्रेणी को 2 सुविधाएं, बल्कि अब तो 3 हो गई है। एक, उनके बुजुर्ग जिनकी यानी आयु 60 वर्ष हो गई, अगले ही महीने में ऑटोमेटिकली उसको पेंशन मिल जाए, उसको फॉर्म ना भरना पड़े, कोई ऑटोमेटिकली मिल जाए। ऐसे ही जो ये पीला कार्ड, येलो कार्ड के बहुत मारामारी रहती है, जो गरीब बस्तियां हैं, हमारा नहीं बना जी, उसका ज्यादा पैसे वाला का बन गया जी, ये वो शिकायतें। हमने तय कर दिया कि 1,80,000 से नीचे जिसकी एनुअल इनकम है उसका येलो कार्ड अपने आप बन करके पहुंच जाएगा, ताकि उसको भी चक्कर ना काटना पड़े। गरीब आदमी को जितना फायदा दे सके उतना देंगे, योजना बना ली। अब हमने आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा, ये केंद्र सरकार की योजना मोदी जी ने घोषणा की। हमारे प्रदेश में सिर्फ 15.5 लाख की एंटाइटलमेंट है, लेकिन जो परिवारों की लिस्ट है उसमें सिर्फ 9.5 लाख परिवार उसका लाभ ले रहे हैं। तय किया कि 1,80,000 तक के सब परिवारों को बीपीएल जो हमने मान ली, उन सबको हम ये आयुष्मान का जो कार्ड है, नई योजना बना करके चिरायु हरियाणा 28 लाख परिवारों को सबको ये कार्ड दे देंगे, सबको दे देंगे। अब किसी को फॉर्म नहीं भरना, मैसेज जाता, आप आओ और कार्ड बनवा के ले जाओ, और जब इलाज कराना है कार्ड दे दो। 5 लाख रुपए तक का कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। हॉस्पिटल में 650-700 हॉस्पिटल वो कर दिए, पैनल कर दिए। तो ये सारे डाटा जो होता है, इसके अंदर लोगों को अपना लाभ मिलता है। जब कोई छोटा व्यापारी रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उस रजिस्ट्रेशन के उसको लाभ मिलने वाले हैं। अब हमने व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की है, मतलब घोषणा की है, उसका सिस्टम बन जाएगा कि ऐसे ही व्यापारी उसकी जो रजिस्ट्रेशन में जो उसने दिखाई है अपनी लिमिट, उस लिमिट तक का अगर लॉस हो जाता है किसी भी कारण से, भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो गई, आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, कुछ और हो गया, तो बीमा वो जो रजिस्टर्ड व्यापारी है उसको बीमा की राशि दे देंगे। उसका जीवन बीमा, उसकी भी एक लिमिट रख करके वो उसको पैसा मिल जाए, ताकि उनको लाभ मिले। तो व्यापारी की एक भविष्य को सुरक्षित करते हुए ये रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए भी हो जाएगा। तो इसलिए मेरा तो इतना ही निवेदन है कि ऐसे व्यापारियों को हम ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर कराएं और इस प्रकार के सारे विषय हम आगे बढ़ाएं। जहां तक समस्याओं का विषय सब आपको बता ही दिया, आप लोगों ने बताया। यहाँ से जैसा वैट के काफी मामले वो लंबित हैं, और इसी प्रकार से फार्म रिफंड, एरियर्स, वो सब विषय आ गए हैं। एक विषय है कि जीएसटी के लिए कोई एक रिफ्रेशर कोर्स, इसका प्रशिक्षण, इस पर जोर देना चाहिए हमको। वो चाहे एडवोकेट्स तो स्वाभाविक है, जो बार एसोसिएशन हमारी टैक्स लॉयर्स की है वो तो रजिस्टर्ड हो ही गए। इसके अलावा व्यापारियों में से भी अगर कुछ आकर के उसमें ट्रेनिंग लेना चाहे, या जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनमें भी सब लोगों को अभी वो सारी प्रोसेस पता नहीं है, तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये चलाने चाहिए। इससे भी सुविधा जो है बहुत हो जाएगी। तो मैं तो कुछ बातें जो मुझे बैठे बैठे ध्यान में आई हैं वो सब आपके सामने रखी हैं। और इसमें एक विषय आया है ट्रिब्यूनल का। पहले जो रेंज की बातें होगी कि 2 नई रेंज ये हमने शुरू करने का 1 जनवरी से कह दिया। ट्रिब्यूनल का जहां तक विषय है वो जो सीएसटी काउंसिल के अंदर हमने वो लिख के दिया हुआ है, और मैं पूरा भरोसा है जो उन्होंने लिमिट रखी हुई है उसके अंदर एक हिसार में है, और दूसरे ट्रिब्यूनल की जो मंजूरी हमें मिल रही है अगले 31 मार्च तक गुरुग्राम में ये ट्रिब्यूनल खुल जाएगा, ऐसा हमारी ओर से योजना है। इसी प्रकार ये जो ग्रीवेंसेस का विषय है, पहले कभी ग्रीवेंसेस कमेटीज होती थी, अब नाम उसका अलग अलग से दिया जा रहा है कि जीएसटी आमने सामने, ऐसा ही
लेवल पे होती है कमेटी। अब जो स्टेटमेंट फॉर्म करके ऐसी स्टेटमेंट भी हो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के मान लो कुछ मुद्दे हैं जो विवाद वो यहाँ खत्म हो जाएंगे, सारे स्टेट में जाकर के हेडक्वार्टर को। अभी फर्स्ट लेवल पर एक तो स्टेट लेवल की ग्रीवेंसेस कमेटी, वो अधिकारी होंगे उसमें, और जो नॉन ऑफिशियल्स में दोनों हमारी जो एसोसिएशन है इनके प्रेसिडेंट होंगे, और दोनों से एक एक नाम और दे दें। 4 नाम अभी रिकमेंड करते हैं, और ज्यादा क्या आवश्यकता होगी देख लेंगे। 4 लोग हर महीने ये जो ग्रीवेंसेस कमेटी की स्टेट लेवल मीटिंग होगी इसके अंदर आया करेंगे, सब स्थानों के अपने इश्यूज ले जाकर के, या जनरल सुझाव है, ये है वो है, एक तो उसको फॉर्म कर देंगे। ये कब तक हो जाएगी? अच्छा, नाम ऐड करने हैं तो 4 नाम जो बताया गया वो उसके अंदर ऐड कर लेंगे। फिर है ये जो आमने सामने की बात, आमने सामने या जीएसटी आमने सामने, क्योंकि अगर जीएसटी नहीं लिखोगे तो फिर आमने सामने में बहुत कुछ आ जाएगा। सारा कुछ नहीं लेना। आज भी मुझे रामनारायण जी कह रहे थे कि आपने ओपन तो कर दिया फॉर्म, अभी इसके बाद कुछ और विषय आएंगे। मैंने कहा वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो इश्यू होता है उस इश्यू पर ही हम रहेंगे, इश्यू से बाहर कभी जाना नहीं चाहिए। तो जीएसटी आमने सामने का अभी जिला शाख करने की बजाय हम इसको जो हमारे डिविजन्स हैं 6 डिविजन्स पर डिस्ट्रिक्ट बांट लेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट के लोग, आपको सूचना मिलेगी। जैसे अंबाला, रोहतक, करनाल, हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन जगह पर ये जीएसटी आमने सामने ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसकी मीटिंग कितने दिन में? महीने में 1 मीटिंग ये जीएसटी आमने सामने की 6 जगह शुरू कर रहे हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि बहुत डिस्ट्रिक्ट है, अभी उसमें उतना विषय भी नहीं है, काम भी नहीं है, तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में सब आएंगे। उस प्रकार से ये सब इसके अंदर हम कर लेंगे। तो मित्रों, आज के समय पर आपकी जो रेगुलर जो प्रोफेशन संबंधी जितनी बातें थी वो सब उन्होंने कर दी। अब एक विषय और है, आप अगर मैं मंच छोड़ दूंगा तो बाद में रामनारायण जी कहेंगे कि भूमिका बढ़ा के तो मैंने बात कही थी, उसके ऊपर कुछ किया भी नहीं है। देखिए, हमारा जो अपना विचार है उसमें इसको अदरवाइज ना लेना। खास करके कोविड, वैसे तो पहले भी था, लेकिन कोविड और इसके बाद ये एक सिस्टम सारे देश और दुनिया में चल पड़ा कि वर्क फ्रॉम होम की बजाय हम ये कहें कि अपने घर का जो ऑफिस है वहीं से, और सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। इसलिए ज्यादा काम तो इस कम्युनिटी का सारा ऑनलाइन है। हमें तो केवल जब कभी कोई अपील होती है या कोई इस प्रकार का कोई केस होता है डिस्प्यूट का, उसके लिए ही जाकर के ऑफिस में अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। मैंने पूछा कि पिछले साल की अपील्स कितनी है, कहने लगे 4200 पूरे हरियाणा की। अब एक साल की 4200 अपील पूरे हरियाणा की जिला शाख अगर करें तो 200 हुई, और पर डे करें तो एक भी नहीं है पर डे हर जिले की। तो इसलिए इतने कम सारे विषय को लेकर के अगर आप अलग चैम्बर बनाएंगे तो सिवाय उसमें, अब क्या कहूं आगे, वो चीजें इसके अलावा है। लेकिन एक अलग से चैम्बर की आवश्यकता आज किसी अलग से इंडिविजुअल किसी एडवोकेट की ये जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है तो 2 चीजों की है। वो 2 चीजें मैं आज अनाउंस करता हूं, वो हर जिले में जैसा जैसा आवश्यकता होगी वैसे वैसे करेंगे। एक तो बढ़िया एक लाइब्रेरी, ये आपको अलग से उसकी व्यवस्था कराएंगे हर जिला केंद्र के ऊपर, जहां भी आपका ये जीएसटी ऑफिस जहां होता है, यानी जहां अपील वगैरह होती है, जहां लोग जाते हैं अपील के, डीटीसी ऑफिस, तो वहां एक बढ़िया लाइब्रेरी कि आपके मतलब की जितनी पुस्तकें हैं या जो आप सुझाएंगे वो सारी वहां रखवाएंगे। वो पुस्तकें 100 हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, जितनी पुस्तकें होंगी उसमें रखवाएंगे ताकि उसका उपयोग वहां कर सके, या ले जानी तो ले जा सके। एक उसके साथ एक हॉल, उस हॉल में यानी जितने वहां के लॉ यानी बार एसोसिएशन के जो लॉयर्स हैं उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था विद कैंटीन, ताकि आप जहां के अपील में अपीयर होना है वहां कोई दूसरा वकील बैठा है, वो अपनी पार्टी को लेकर के, तो आपको आधा घंटा इंतजार करना है, तो आप कम से कम वहां बैठ के इंतजार कर सकें। तो मैं क्या कर रहा हूं, उस चैम्बर की बजाय मैं एक बड़ा हॉल दे रहा हूं ना, चैम्बर तो छोटे छोटे होते हैं, तो बड़ा हॉल और एक उसमें अच्छी कैंटीन की व्यवस्था, एक बढ़िया लाइब्रेरी, और ये व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया जितनी भी हो सकेगी, जितनी जगह चाहिएगी वो हम अलॉट करा देंगे। और उसके लिए आपको पैसा नहीं देना, वो डिपार्टमेंट अपने पास से करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का विषय
ना इधर जाए ना उधर जाए, लेकिन रास्ता प्रैक्टिकल होगा, आपको मैंने बता दिया और इसको हम जल्दी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। तो देखिए, सीएम मनोहर लाल को लगातार आप सुन रहे थे, टैक्स बार एसोसिएशन कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल संबोधित कर रहे थे। तो बता दें कि इस खास कार्यक्रम में देखिए आप तमाम जो योजनाएं हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है और इसी के साथ ही तमाम जो नेतागण हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पर मौजूद रहे। टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने तमाम बातों को साझा किया और इसी के साथ ही उन्होंने आधार कार्ड को अपडेट करने का किस तरह का जो प्रोसेस रहने वाला है उसको लेकर भी बताते हुए नजर आए। टैक्स से व्यापारी के बजट पर क्या कुछ असर यहाँ पर दिखाई देगा उसके बारे में भी बताते हुए नजर आए। आज नौजवान व्यापारी टैक्स का विरोध नहीं कर रहा है। तो देखिए, जीएसटी को लेकर भी यहाँ पर तमाम बातें साझा करते हुए नजर आई हैं सीएम मनोहर लाल। रजिस्ट्रेशन के बाद व्यापारी का व्यापार बढ़ जाता है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया और टैक्स अधिवक्ताओं से यहाँ पर संवाद करते हुए नजर आए हैं सीएम मनोहर लाल। जीएसटी और टैक्स प्रणाली पर यहाँ पर चर्चा की गई है। आज कोई व्यापारी जीएसटी का विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि देखिए, जीएसटी जो है वो एक जो फॉर्मूला है वो आज के जो व्यापारी हैं उनके लिए काफी बेहतर साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है। टैक्स से व्यापारी के बजट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके मनोहर लाल ने ये तमाम बातें साझा की हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज एक देश एक टैक्स जो यहाँ पर देखा जा रहा है और इसी के चलते तमाम बातें साझा करते हुए नजर आए। 2 लाख व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद व्यापारी का व्यापार जो है वो बढ़ जाता है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उन्होंने टैक्स अधिवक्ताओं से संवाद किया और इस दौरान तमाम बातें साझा की हैं सीएम मनोहर लाल ने। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज कोई व्यापारी जीएसटी का विरोध नहीं कर रहा है। व्यापारियों के सुझाव से जीएसटी में बदलाव भी किए जा रहे हैं। किस तरह से आगे का जो प्रोसेस है वो रहने वाला है वो उसके बारे में भी सीएम मनोहर लाल बताते हुए नजर आए। और इसी के साथ ही सीएम मनोहर लाल ने जिक्र किया है कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना बिल्कुल जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए, अगर एक व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए 2 लाख व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और इसी के चलते ये जो रजिस्ट्रेशन है उसके बाद का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर भी चर्चा करते हुए नजर आए। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चाहे कोई भी व्यापार हो उसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। टैक्स प्रणाली पर भी चर्चा करते हुए नजर आए सीएम मनोहर लाल। इसी के साथ ही सीएम मनोहर लाल ने यह भी जिक्र किया है कि आज कोई भी व्यापारी इस टैक्स को लेकर जो चीजें रहती हैं, जो प्रोसेस रहता है, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि देखिए, हर व्यापारी को यहाँ पर लाभ पहुंच रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन अगर कोई व्यापारी करता है तो उसके चलते व्यापार में आगे लाभ ही पहुंचता है। बेहतर जो साधन है यहाँ पर एक व्यापारी को प्राप्त होते हैं। तो टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल संबोधित करते हुए नजर आए। इसी के साथ ही उन्होंने आधार कार्ड को लेकर भी तमाम बातें साझा की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आधार कार्ड अब फिलहाल जिन लोगों का 10 साल हो गया है उन्हें अब आधार कार्ड को लेकर अपनी प्रोफाइल के साथ साथ अपना जो नाम और पता है वो भी अपडेट कराना होगा। तो फिलहाल टैक्स बार एसोसिएशन कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल को लगातार आप सुन रहे थे।